अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। सरकार अब घर घर जाएगी, कुंडी खटखटाएगी और कुंडी खटखटा के ये पूछेगी कि इस घर में रहने वालों की जात क्या है, और फिर उसकी गिनती होगी देश भर में। ये एक बड़ा फैसला आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा फैसला है इस दृष्टिकोण से, चूंकि अब आज़ादी के बाद जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उस समय की सरकार और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने यह पाया कि नहीं, जात की गिनती हम नहीं कराएंगे जो अंग्रेज कराते थे। तो भारत में अंतिम बार जात की गिनती वाली जनगणना हुई थी 1931 में, जब भारत परतंत्र था। आज़ादी में जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से अभी तक जात की गिनती नहीं हुई। ये कल मोदी सरकार ने फैसला किया कि हम जात की गिनती कराएंगे जनगणना में। अब देश में इस पर भी हाहाकार मचा हुआ है, स्वाभाविक है, इतना बड़ा फैसला 94 साल बाद, 94 ईयर्स के बाद, 6 साल और रुक जाते तो 100 साल के बाद होता मामला। एक सदी, लगभग एक सदी मान लीजिए कि बाद भारत 1931 के मोड में जा रहा है। अब यह तो अभी शुरू हो जाएगी, सितंबर से जनगणना का काम शुरू हो सकता है, क्योंकि 30 जून तक फ्रीज है, लिमिट्स, और उसको हटने के बाद 3 महीने चाहिए कम से कम जनगणना को शुरू करने के लिए। तो एक मोटा समय बनता है सितंबर इस वर्ष का। या अगर इसकी तकनीकी समस्याओं में जाएंगे जाति की जनगणना की, तो फिर उसमें समय लग सकता है। फिर ये जनगणना हो सकता है कि थोड़ा रुक के करानी पड़े और 26 के अंत तक कहीं जाके बात शुरू हो। लेकिन अब राजनीति में तो कोहराम शुरू हो गया, एक विषय तो आ ही गया बड़ा। कुछ लोग इसको बिहार के चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बिहार के चुनाव से ये इतना बड़ा फैसला लिया गया। नहीं, ये देश भर की राजनीति को मथ के रख देगा ये निर्णय। इस निर्णय का परिणाम देश की राजनीति अनुलोम विलोम करने लगेगी, शीर्षासन करेगी देश की राजनीति। अभी जहां पैताना है वहां सिराना हो जाएगा, जहां सिराना है वहां पैताना हो जाएगा। और ये ठीक है कि कांग्रेस, विशेष रूप से राहुल गांधी, और विपक्षी दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और आरजेडी तेजस्वी यादव, ये जो राजनीतिक दल और राजनेता हैं,
जाति की जनगणना कराने पर हामी भरके का फैसला लेके नरेंद्र मोदी ने इन दलों और इनके नेताओं के हाथ से एक पोस्टर छीन लिया, एक झंडा छीन लिया। जो जात की गिनती कराओ का एक पोस्टर और झंडा उनके हाथ में था, एक बड़ा मुद्दा था उनके लिए, और वो उनको लग रहा था कि इस मुद्दे पर हम बीजेपी से दो हाथ कर सकते हैं और काउंटर कर सकते हैं, बीजेपी से लीड ले सकते हैं। मोदी ने एक झटके में उसको पलट दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब मसला पाकिस्तान का चल रहा है तो जात की जनगणना का फैसला हो जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन मोदी चौंकाते हैं, एक बार फिर सिद्ध हुआ कि मोदी चौंकाते हैं। जो किसी के जहन में नहीं आए, जो किसी के दिमाग में नहीं आए, वो वही रणनीति और फैसला लेकर आते हैं नरेंद्र मोदी। वो हो गया। अब दो पहलू हैं इसके, एक तो जाति की गिनती होगी कैसे, क्योंकि जाति में हजारों किस्म की जटिलताएं हैं भारत में, और दूसरा विषय जात की गिनती हो जाने के बाद क्या होगा। ये दो विषय हैं। आरक्षण आगे बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर हिस्सेदारी कहां कहां तय होगी। ये सब जनगणना, ये जाति की गिनती के बाद के विषय हैं। जाति की गिनती का विषय ये वो बहुत संवेदनशील भी है कि जात की गिनती करोगे कैसे भाई। एक बार 2011 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने जात की गिनती कराने का प्रयास किया था, कराई थी। सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना, ऐसा कुछ नाम था उसका, सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना। आपको पता है उसमें कितनी जातियां निकल कर आई थी भारत में? आप सुनेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। जात के बड़े बड़े विद्वान बेहोश हो जाएंगे, जात की राजनीति करने वाले बड़े बड़े राजनेता बेहोश हो जाएंगे। कितनी जातियां निकली थी आप अंदाज लगा के सोचिए। अंग्रेजों ने जब जात की गिनती बंद की थी तो उस वक्त 4138 जातियां थी भारत में कुल, क्या? और जब मनमोहन सिंह ने कराया तो कितनी जातियां निकली? 46 लाख। कितनी? 46 लाख जातियां। मनमोहन सिंह की सरकार ने कान पकड़ लिए, बोले क्षमहु नाथ, अब क्या करें, 46 लाख जातियां हैं। यानी क्लासिफिकेशन 46 लाख भारत के सामाजिक जीवन में। क्या घालमेल है, इतनी जातियां कैसे आ गई? इतनी जातियां तो हो नहीं सकती, जातियां तो बढ़ती नहीं है, आबादी बढ़ती है। तमाम सवाल उठे और अंत में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है इसको हम डस्टबिन में फेंक रहे हैं, ये सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं। 46 लाख जातियां आ गई लिख के। तो जो काम मनमोहन सिंह नहीं करा पाए वो मोदी कैसे कराएंगे? और कराएंगे तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा, तकनीक क्या होगी, प्रणाली क्या होगी? और फिर तो 40 लाख 45 लाख 50 लाख जातियां नहीं आ जाएंगी। और अगर फिर 50 लाख 40 लाख जातियां आ गई तो फिर उनका हिसाब कैसे तय होगा? इतनी लंबी लिस्ट कौन जारी करेगा और कौन उसे समेटेगा? बहुत सवाल है, बहुत पेच है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। हम तो इसके पक्षधर, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है। अब इसे पीएम मोदी की सियासी शैली कहें या फिर सस्पेंस वाली सियासत, जो भी है, देश
मीडिया और विपक्ष जिस मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा करता है, पीएम मोदी उसी बीच कोई बड़ा चौंकाने वाला दांव चल देते हैं। पहलगाम के इंतकाम पर नजरें जमाए खड़ी देश की जनता तब चौंक गई जब अचानक से केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई, 1947 के बाद से अगर देखें। यानी आजाद भारत के इतिहास और जनगणना के अध्याय में ऐसा पन्ना खुलने जा रहा है जिसमें दशकों बाद जातीय जनगणना होगी। वैसे भी जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी ही जाती है और अन्य जातियों की जानकारी नहीं होती। मोदी सरकार के इस फैसले को पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर राज्यों के मुखिया तक सब मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सियासी फिजा में हलचल मच गई है। संसद से लेकर सड़क तक तमाम मंचों पर जातीय जनगणना को मुद्दा बना रही कांग्रेस ने कह दिया है कि हमारे दबाव से झुकी है सरकार। मौके की इस नजाकत पर राहुल गांधी ने तेलंगाना को नजीर बता दिया। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है। सियासी गलियारों में श्रेय का शोर मचा है। कांग्रेस, सपा और राजद सरीखे दलों का दावा यही है कि हमने ही मांग उठाई, इसलिए सरकार ने ये ऐलान किया। अखिलेश यादव भी हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल उठाते ही रहे हैं। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। बहरहाल ये 16 आने सच है कि देश की राजनीति में जातियों की जमात सत्ता का समीकरण सिद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा में सवाल यही है कि मोदी सरकार ने जो अचानक किया है जातीय जनगणना का ऐलान, आखिर इसके मायने क्या है। सवाल तो ये भी है कि क्या अब आरक्षण पर भी नया रण छिड़ सकता है
और अहम सवाल ये है कि क्या मोदी ने विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है? क्या मोदी ने विपक्ष का सबसे बड़ा, हाल के वर्षों का सबसे बड़ा मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया है अचानक से? और आप जानते हैं अचानक लगी हुई चोट ज्यादा दर्द देती है। अचानक से कहीं पैर गड्ढे में चला जाए तो सीधे रीढ़ की हड्डी चली जाती है। क्या ये वैसी परिस्थिति है? ये पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है क्या? पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक, क्या ये वैसी चीज है? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अनुभव जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत। अनुभव चक, आपसे बात शुरू करूंगा। क्या विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीनने के लिए सरकार इस फैसले पर पहुंची है अचानक से? चूंकि चर्चा हो रही थी, प्रतीक्षा हो रही थी कि पाकिस्तान पर कोई निर्णय आने वाला है, और निर्णय अश्विनी वैष्णव के हाथ के जेब से पर्ची निकली, उसमें आ गई जात की गिनती। नहीं, बैठक सेनाध्यक्षों के साथ हो रही थी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ हो रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई सामाजिक जीवन के लोगों के साथ बैठक हो रही थी जो जात के गणित को समझते हो, सामाजिक जीवन के बड़े लोग हो, देश में जिन्होंने काम किया हो, जंगलों में घूम घूम के जातियों के बीच में, ऐसे लोगों के साथ तो बैठक नहीं हो रही थी। बैठक हो रही थी जो गोला बारूद का मामला जानते हैं, और उनके साथ बैठक का परिणाम ये आया। अब ये विपक्ष वाले भी हतप्रभ हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि आप तो आए एकदम आंधी तरीके से और इनके हाथ से इनका झंडा छीन के निकल गए। अनुभव चक, देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो जाति जनगणना का जो ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है, उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। एक ऐसा निर्णय जिससे वंचित वर्ग का कितना भला होगा, वंचित वर्ग जिसकी मांग को लेकर दशकों से आंदोलन करता रहा और पिछली कई सरकारें उनकी मांगों को अनसुना करने का काम करती रही, वही राजनीतिक दल जब वो विपक्ष में आए तो वो अपनी मांग बताकर जब आज नरेंद्र मोदी जी सरकार ने उस निर्णय को सबके सामने लाया है तो उसका श्रेय लेने में जुटे। इसका मतलब सभी लोग चाह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और आज भले ही सब उसका श्रेय लेना चाह रहे हो, लेकिन अंतोगत्वा इसका लाभ तो वंचित वर्ग को मिलने वाला है, और इसके लिए सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ। दूसरी बात जो अभी आपने कही कि कल बैठक हो रही थी और इस तरीके की बातें थी, तो बैठक में जो निर्णय हुए, जो उन्होंने आपस में चर्चा करी, उसका परिणाम भी अति शीघ्र देखने को मिलेगा। अभी तो ये जो परिणाम आया है जाति जनगणना को लेकर, जरूरी नहीं कल इस पर मंथन हुआ, मंथन इस पर पहले से चल रहा था, उसकी घोषणा कल हुई। अब विपक्ष उसको राजनीतिक माने, विपक्ष उसको किसी और नजरिए से देखना चाहे, विपक्ष का अपना आउटलुक है, लेकिन देश की जनता इस निर्णय से बहुत खुश है। मसला ये है, मैं अशोक जी की बात करूं, लेकिन अनुभव भाई मसला ये है, मैं तो बड़े प्रैक्टिकल बात जानता हूं। गिनती हो जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं, गिनती ना हो तो कोई नुकसान नहीं। और वैसे मैं मानता हूं कि जो चीज समाज में है उसकी गिनती होने में क्या नुकसान है। समाज में जात है तो जात की गिनती होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत के समाज में जाति अंतर्निहित है। धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जा सकती कभी। धर्म चाहे दिन में 3 दफे बदलो, कोई पुलिस नहीं पकड़ रही, लेकिन जात नहीं बदल रही, तो जात की गिनती होनी चाहिए। लेकिन हमारा सिर्फ मसला इतना था, अशोक बयान है कि कढ़ी बन रही थी चौके में, अनुभव चक, सब देख रहे थे कि कढ़ी बन रही है, और पर्स के आ गई आलू टमाटर की सब्जी, तो थोड़ा दिमाग घनचक्कर हो जाता कि गुरु बना कढ़ी रहे थे, ये आलू टमाटर कहां से आ गया। बस इतनी सी बात है, बाकी शेष कुशल है, फिर कोई समस्या नहीं। आलू टमाटर बन रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, देश कढ़ी की अपेक्षा कर रहा था, आ गया आलू टमाटर, बस मसला इतना सा है। अशोक जी, एक जनरल परसेप्शन है कि आपके हाथ का झंडा ये भागते हुए आए पीछे से और सट से छीन के चले गए।
अब इतनी जल्दी दोबारा से कोई नया मुद्दा ढूंढना और उस मुद्दे को वहां तक परवान चढ़ाना इतनी जल्दी तो सहज तो है नहीं। और देश की जनता सामान्यतः, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो सरकार जो काम करती है, जिसके कलम से होता है, जनता उसी को याद रखती है। किसने मांग उठाई, कब मांग उठाई, वो विषय बहुत दूर तक नहीं जाता। बीपी सिंह ने मंडल लागू किया, इसकी मांग बीपी सिंह से 30 साल पहले से हो रही थी। 79 में जब मंडल कमीशन बना तो इसीलिए तो बना कि आरक्षण चाहिए, लेकिन क्रेडिट गोज टू राजा मांडा। दस्तखत किसने किए? इंदिरा जी नहीं कर पाई, अशोक जी। तो दस्तखत तो यही करेंगे अनुभव चक, आपके दस्तखत से तो नहीं होगा जी। आपने कहा कि जिसके दस्तखत से होता है, जिसके रिजीव में होता है, जनता उसी को याद रखती है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। अब जनता को याद है, आपने मंडल कमीशन की बात किया, उस समय का भी घटनाक्रम जनता को याद है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो बीपी सिंह की सरकार को इसी भारतीय जनता पार्टी ने गिराई थी। कि ये योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा कांड करके पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण लूटने का काम किया, ये योगी सरकार की कलम से किया गया काम था ना। जनता को लेटरल एंट्री वाला भी काम याद है, जिसके द्वारा आरक्षण को बाईपास करके अपने लोगों को जो है IAS अधिकारी बनाए गए। जनता को ये भी याद है उत्तर प्रदेश में जितने भी वाइस चांसलर बनाए गए सब अपर कास्ट के बनाए गए। जनता को ये भी याद है कि जब जब उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज निकली तब तब पीडीए के लोगों का आरक्षण को लूटा गया। तो जनता को तो सब याद है। देखिए, मैं अभी उत्तराखंड की यात्रा पे अमिताभ जी, अभी मैंने देखा कि पहाड़ों से गुजर रहा था, जंगल से देखा बहुत सारे गिरगिट जो है सड़कों पर, कुछ बेहोश पड़े थे, कुछ मरे पड़े थे। तो पता चला कि ये तो जो है गिरगिट बड़ा डिस्टर्ब है बेचारे। तो सोच रहे हैं कि साला प्रकृति ने हमको दिया है रंग बदलने की सुविधा, कि हमसे ज्यादा तो भाजपा वाले कर लिए। वो बिल्कुल कंफ्यूज है, गिरगिट सब बेहोश हो गए, गिरगिट सड़कों पे गिर गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी गिरगिट को भी शर्मा दी, गिरगिट भी पानी मांग रहा है इनके आगे कि कब कौन सा चोला बदल नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, आपको याद होगा, सोशल इंजस्टिस के लिए, सामाजिक अन्याय के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी सोशल जस्टिस की बात कर रही है। ये तो इस देश में मनुवाद लाना चाहते हैं। ये भारत के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जला करके मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। और ये आज अगर जो भाजपा पिछड़े दलित आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की दुश्मन बनकर के आज तक एक खलनायक भूमिका में थी, आज अगर अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। जनता सतर्क है। ठीक है, दूसरी बात मैं कहूंगा, राज शर्मा जी के पास चलूंगा, लेकिन एक ठीक है अशोक भाई। अशोक जी कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड की यात्रा से आया तो वहां गिरगिट देखे, वो मर गए, बेहोश हो गए। मैं उनको बताऊंगा कि आप उत्तराखंड की यात्रा पर लेट गए, पहले भी एक आध बार रुक जाओ भैया, अनुभव जाना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने मंच पर माइक से कहा, कान में नहीं माइक से कहा कि इस देश, मुझसे कोई पूछे भारत की सब समस्याओं की जड़ क्या है तो मैं कहूंगी कास्ट सिस्टम, कास्ट हटाओ देश आगे बढ़ जाएगा। राजीव गांधी 90 मिनट ताल ठोक कर, सीना ठोक कर बोले विश्वनाथ प्रताप से कि ये मंडल कमीशन का मामला रद्द, हम इसके खिलाफ हैं, ये हमें मंजूर नहीं, सिफारिश है। क्या तब गिरगिट नहीं मरे जब राहुल जी ने कहा कि हमारा तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, रोटी नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, हर जगह जहां जाएंगे वहां जात की गिनती करेंगे। वो मंच पर वो सौंदर्य प्रतियोगिता होती, राहुल जी ने कहा हम यहां भी गिनती करेंगे कि किस जात की लड़की हैं यहां कितनी। उनके दिमाग में ऐसा फोबिया चढ़ गया। नहीं, तब आपको गिरगिट नहीं मिले, कहीं मिलना चाहिए था ना, आप भी देखते नहीं हो, देखा करिए तो गिरगिट मिलेंगे, है ना। वो तो उनके परिवार की एक दादी एक पिता, रिकॉर्ड में दर्ज है, मेरे कहा ना मानो, गूगल में जाकर चेक करो क्या बोले थे राजीव गांधी। खैर, राज शर्मा साहब, 2023 से अब तक राहुल गांधी का 90% फोकस, 10% में सारा देश दुनिया रहा, 90% फोकस इसी पर रहा, भैया जात की गिनती होगी, करवाओ। ठीक, अब जब पूरे साल एक किताब पढ़ी और इम्तिहान से 10 दिन पहले वो किताब सिलेबस से बाहर हो गई, अब नई किताब आ गई तो कैसे होगा इतनी जल्दी। राज भाई, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं दादा, इन भारतीय जनता पार्टी के आंख के आंसू क्या सूख गए?
इनका क्या जमीर मर गया है? मेरा सगा भाई मारा गया है श्रीनगर में। ये क्या जानेंगे घटिया लोग, घटिया लोग। आप ही ने अभी कहा था, बात कर रहे थे जनरल साहब से, बात कर रहे थे एनएसए से। आप जाति जनगणना कराएंगे? मुझे एक बात का जवाब चाहिए। इन्होंने कर दिया, अच्छा किया। क्या सरकार जाने से 4 दिन पहले का कार्य वाक्य है? सरकार अभी बची थी। अगर मेरा जो ज्ञान सही हो तो सरकार के लिए अभी दिन है। अरे 6 महीने बाद कर देते। जो समस्या चल रही उसका निदान करते, उसका निदान करते। जिसकी मां का बेटा मरा होगा ना चुप साहब, उसकी मां की कोख आपको पछताव करने के लिए मजबूर कर देगी। आप कहते थे 1 की बजाय 10 सर लाएंगे, 280 ले आते। और एक और बात, हालांकि मैं डिबेट से अलग जा रहा, ये मत कहना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कि हमारी सरकार ने शिमला समझौता कर दिया। यही चुपचाप चैलेंज करूंगा, शिमला समझौता बता देना, गुलामी कर दूंगा। मेरा सगा भाई मारा गया, मुझे बहुत गंदा लगता है। मर क्यों नहीं जाते हम लोग? आज सब टीवी चैनल भी कह रहे हैं किस पार्टी को एज मिल रहा है। अरे भाड़ में जाए पार्टी, भाड़ में जाए राजनीतिक पार्टियां। अरे एज देना है तो भारत को दो, एज दो उस लड़के को जिसने अपनी दुल्हन को सही से देखा नहीं। आप आ रहे जनगणना के लिए कर दिया सीसीपीए की मीटिंग में। और वैष्णव साहब आपने कहा पर्ची कुछ और निकलनी थी, पर्ची कुछ और निकल गई। और एक और बात, मेरे जैसा साधारण आदमी कहे तो चल जाएगा, एक उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहे राहुल एंड कंपनी, व्हाट द ब्लडी इज गोइंग ऑन। ये करने जा रहे हो चुप साहब? मर जाओ, मर जाओ डूब के। अरे गिरगिट भी अच्छा है, सांप भी अच्छा है आप लोगों से। अरे आप लोगों से सांप अच्छा है। आप लोग तो अरे अब तक मार दिए होते 10-20। अरे सिंधु नदी का पानी, अरे खेत में नहर का पानी एक किसान रोक नहीं पाता। आप क्या रोकोगे? मैं चैलेंज कर रहा, रोको। बूढ़े हो जाओगे और आपके नेता शायद जिंदगी में रहे ना रहे। दादा बहुत दुख है, और देश की जनता सब देख रही है। बिल्कुल गंदी हरकतों से बाहर जा जाओ। ठीक है राज भाई, जितने लोग शहीद हुए उन सबके प्रति इस मंच की श्रद्धांजलि उस दिन भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। भारत उनके बलिदान का ऋणी है और हमेशा रहेगा। जहां उनके परिवारी जन, मां हो, पत्नी हो, पिता हो, भाई हो, उनकी आंख से जहां आंसू निकले वहां इस देश की हथेली होनी चाहिए। उनका आंसू जमीन पर नहीं जाना चाहिए, इस राष्ट्र की हथेली होनी चाहिए। राजनीति के लिए बहुत वक्त मिलेगा। ये नंबर बढ़ाना और नंबर काटना दूसरे का, ये सब कबड्डी के लिए बहुत समय है। कबड्डी खेल रहे हैं इतने वर्ष से सब लोग। लेकिन इस शहादत का कर्ज भारत के सिर पर है, नेताओं के सर पर नहीं, भारत के सर पर है। नेता बहुत छोटी चीज है, नेता भारत नहीं हो सकता कोई, ना कोई पार्टी भारत हो सकती। उसका प्रतिकार होना ही चाहिए। अनुभव चक जी, आपकी पार्टी सरकार में है इसलिए आप ज्यादा गौर से सुने। उसका प्रतिकार होना ही चाहिए, कोई किंतु परंतु इफ बट भारत को स्वीकार्य नहीं होगा। लिख लीजिए मेरी बात, कोई दांव पेच भारत को मंजूर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या विद्वान लोग कह रहे मैं नहीं जानता, रणनीतिकार क्या कह रहे वो जाने, देश क्या कह रहा है इसकी समझ मुझे भी है। देश कह रहा बाकी सब किस्सा कहानी है, पहले प्रतिशोध होना चाहिए, बदला होना चाहिए उन 28 लोगों के बलिदान का, बाकी काम बाद में। बाकी सब चीजें बेकार हैं अभी। और घर में शोक हो, घर में शव पार्थिव शरीर रखे हो, शव रखे हो, तो कोई दूसरी बात अच्छी भी नहीं लगती। घर में शोक हो
राष्ट्र घर है, वहाँ शोक है, इसलिए और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी अभी। खैर, हम फिर आते हैं अपने मूल विषय पर। सुरेश जी, आपकी पार्टी का तो इससे ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि आपकी गिनती तो ऑलरेडी चली रही है, एससी की भी, एसटी की भी। ये सारा रार जो है वो ओबीसी का है, नहीं सुरेश जी? सर, तो मेरा ख्याल से ये सपा और आरजेडी और कांग्रेस का मसला ज्यादा है, आपके मोहल्ले में ज्यादा असर नहीं है, नहीं? मैं समझ गया आपका भी बात जी। सबसे पहले तो मैं भले ही कांग्रेस का कोई वकील नहीं, किसी पार्टी का वकील नहीं, बसपा के अलावा जी, लेकिन शर्मा जी के साथ ये जो हादसा हुआ वो शर्मा जी के साथ ही नहीं है, पूरे देश के साथ है। देश के साथ है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल। और मेरे दल की संवेदनाएं आपके मंच के माध्यम से शर्मा जी तक पहुंचे और नाते रिश्तेदार, यारे प्यारे रिश्तेदार, कारोबारियों को भी ये पहुंचे कि हम भी दुखी हैं, लेकिन हमारी पेश नहीं पड़ रही है। जहां तक मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न पे तो इनके देवता और पीर भी नहीं जानते कि जनगणना, जातिगत जनगणना होती क्या है और ये सवाल पैदा हुआ कहां। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो 30 वर्ष की बात कही, वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ही रहे हैं, जिन्होंने इस देश में ये नारा दिया कि जिस समाज की जितनी संख्या भारी उतनी उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदार। तो मानवर कांशीराम साहब, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मार्टिन्स के लोग हैं, सभी की बात की और उनकी तादाद के लिए इनको तो पता भी नहीं होगा। 1931 में जब ब्रिटिशन सरकार थी, सबसे पहले जनगणना, जातिगत जनगणना वो कराई गई, लेकिन आंकड़े आज तक नहीं आए। उसके बाद 1941 में चूंकि वो विश्व स्तर का युद्ध हो गया, इस वजह से नहीं हो पाई। 1951 में जब जनगणना की बात हुई तो सरदार पटेल जी ने विरोध किया और वो जनगणना नहीं होने दी। और उसी दौरान काका कालेलकर कमीशन बन गया, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत ये प्रोविजन करके जो ये चीख चिल्लाहट करते रोजाना नाच कूदते हैं इधर उधर, आरक्षण आरक्षण, उसके लिए प्रोविजन कर गए थे कि जिस तरीके से एससी और एसटी के लिए प्रोविजन किया गया है, देश का राष्ट्रपति समय समय पर इस तरह के आयोग गठित करेगा और ये गणना करवाएगा, जांच करवाएगा, सर्वे करवाएगा कि और कौन कौन सी जातियां इस सुविधा के लिए मतलब योग्य हैं, वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। तो इनको तो पता नहीं है। और पी चिदंबरम साहब ने विरोध किया और लोगों ने विरोध किया। ये तो कांग्रेस के नेताओं की बात, और बीजेपी वालों के नेताओं के तो कहीं सोच ही नहीं है। और जो अभी लालू जी के बेटे बात कर रहे थे कि ये हमारी 40 साल पुरानी मांग है, तो वो इतिहास को पढ़ें, देखें। जब मांग थी उनकी 40 साल पुरानी, तो मानवर कांशीराम साहब का साथ क्यों नहीं दिया? लालू जी के बेटे जान बोल रहे हैं, अगर उनकी बात मानी जाए, श्रेय की बात कर रहे हैं, श्रेय शब्द ले रहे हैं, अरे धन्यवाद दो मानवर कांशीराम साहब को, याद करो उनकी कही हुई बातों को। तो अगर सपा भी, आपने ठीक बात रखी, लालू जी को, ठीक है सुरेश जी, लालू जी को और मुलायम सिंह जी को दोनों को अवसर मिला, दोनों की चिट्ठी से सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह की, तो करा सकते थे, और कांग्रेस को तो अवसर ही अवसर था। मैं एक बुनियादी बात पर आता हूं, ये तो पॉलिटिकल बहस है, चलती रहेगी। अनुभव चक, एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC, ठीक, SECC मनमोहन सिंह की सरकार ने यह कराया। उसके जो रिजल्ट आए ना, रिजल्ट जिनने देखे वो बेहोश हो गए, जिनने सुने वो कोमम चले गए। पता है आपको कितनी जातियां मिली थी? सुरेश जी जात के सबसे बड़े पंडित हैं,
मान लीजिए यहाँ जो जात का गणित समझते हैं, एक बार रुको सुरेश जी, इनसे नहीं, इनसे डबल जानकारी वालों को बैठा लो। अंग्रेज छोड़ के गए थे 4138 जातियां और निकली इसमें कितनी 46 लाख जातियां। क्या तमाशा है अनुभवचक? नहीं, इससे बड़ा तमाशा तो नहीं हो सकता। 46 लाख जातियां लिखत पढ़त में आ गई, कंप्यूटर से फर निकलने लगी। अब कौन सा अलादीन का चिराग आप लाएंगे जिससे वो नहीं होगा हादसा जो मनमोहन सिंह के समय हुआ, 46 लाख जातियां निकल कर आ गई। हो सकता है इस बार 50 लाख निकल के आ जाए तो क्या करिएगा अनुभवचक? 46 लाख जब आ सकती हैं जनगणना में तो 50 लाख क्यों नहीं आ सकती? और बुनियादी सवाल, जातियों की वृद्धि नहीं होती, काका कालेरकर कहें चाहे मंडल कहें, जनसंख्या की वृद्धि होती, जातियों की तो वृद्धि नहीं सुनी मैंने कहीं। अनुभवचक कैसे निपटिएगा इस समस्या से? टेल मी। देखिए अमिताभ जी, जहां तक आपने 46 लाख जातियों की बात कही तो वो सबको पता है कि प्रैक्टिकल संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक हुई, होने से नहीं होता मेरे भाई। अनुभवचक एक मिनट, आपके पता होने से नहीं होता। भारत सरकार के पास जो रिपोर्ट आई उसमें आई हैं जातियां, पता होने से क्या होता है? जी अमिताभ जी, ना अमिताभ जी, इसका मतलब क्रियान्वयन कहीं ना कहीं करने में कोई चूक हुई, वो चूक जो वहां पहले हुई है, हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि वैसी कोई चूक ना हो। 46 लाख जातियों का मतलब ये हो गया हर 300-400 पर लोगों के ऊपर एक जाति, वो संभव नहीं अमिताभ जी। कहीं ना कहीं चूक हुई थी, हमारी सरकार में वो सुनिश्चित करा जाएगा कि ऐसी कोई चूक ना होगा। ये बताइए। दूसरी बात जो लगातार ना, जी अनुभव भाई ये मुझे समझा दीजिए कि हम उनने नीली वाली मशीन लगाई थी, हम पीली वाली लगाएंगे, वो बता दीजिए जिससे गड़बड़ी नहीं आएगी। ये मैं समझना चाह रहा हूँ। वहां भी लल्लू लोग तो नहीं थे, वहां भी सरकारी अधिकारी तो वही थे जो आपके समय में है, वही करने गए। जनगणना करने प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं, न राष्ट्रपति जाएंगी। जनगणना करने कौन जाएगा? बीएलओ जाएगा, प्राइमरी स्कूल का टीचर जाएगा, लेखपाल पटवारी, ये लोग जाएंगे ना। आंगनबाड़ी वाले भी जाने लगे हैं। आंगनबाड़ी सब लोग, आशा दीदी। अनुभव जी, अमिताभ जी आपकी सारी बातों से सहमत है। जैसे जिले का कोई कप्तान अच्छा चला जाता है तो पुलिस व्यवस्था तो वही रहती है, लेकिन जब अधिकारी अच्छा होता है तो नीचे काम करने वाले लोग भी ढंग से काम करते हैं। अधिकारी अगर लापरवाह होता तो नीचे वाले लोग लीपापोती कर देते हैं। हमारा प्रयास यही होगा कि लीपापोती करने की जगह जो ग्राउंड रियलिटी है वही जाति जनगणना में शामिल करा जाए। ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख दिया गया, घर बैठे बैठे रिपोर्ट बना दी गई। ये चीजों से बचने का प्रयास करा जाएगा और जो ग्राउंड रियलिटी है वो देश के सामने होगी, जिससे आगे जाकर जो वंचित वर्ग है उसके लाभ के लिए जो योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से बनाई जा सके और उन तक पहुंचाई जा सके। ठीक, अशोक यादव जी, मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं। रुक जाओ सुरेश जी, 46 लाख लिखत पढ़त में जातियां निकल चुकी हैं क्या? बीपी मंडल, काका कालेरकर से लेके कांशीराम तक सब लोग अगर ये रिपोर्ट देख लेते तो सब बेहोश हो जाते। नहीं, 46 लाख जातियां। सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार को कहना पड़ा कि तौबा रे तौबा, ना बाबा ना, नहीं कर सकते। 46 लाख का हिसाब कौन रखेगा अशोक जी? ये कहां से आ गई जातियां? जातियां नहीं बढ़ती, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, जेन्युइनली तो ये सवाल मोदी जी की सरकार से पूछना चाहिए कि वो जाति जनगणना का उनका प्रारूप क्या होगा, किस खांचे में वो जाति जनगणना कराएंगे और उस जाति जनगणना के जो आउटकम्स तो बाद में प्रारूप आएगा। आज से थोड़ी ना कहा, तो घोषणा की है, प्रारूप तो बाद में आएगा। तो चर्चा ना करें, बंद कर दें चर्चा। नहीं, प्रारूप तो सरकार जारी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जाति जनगणना के बाद जो आउटकम्स होगा, उस आउटकम्स को जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये भी एक सवाल है। और दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, गांव देहात में एक कहावत है, बड़ी प्रचलित कहावत है कि बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम है। तो भाजपा कमोबेश उसी स्थिति में है। चाहे पाकिस्तान हमारे 10 लोगों को मारे, चाहे 28 लोगों को मारे, चाहे चाइना हमारे लोगों को मारे, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक मतलब है, दक्षिणा मतलब सत्ता, उसको सत्ता से मतलब है। अब आप देखिए, जब राज भाई ने बड़ा इमोशनल मुद्दा उठाया और आपने भी उस मुद्दे को सपोर्ट किया।
और वास्तव में अमिताभ जी जो दौर चल रहा है आज पूरे देश की सेंटिमेंट्स यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो पाकिस्तान की सबक न सिखा करके उसमें राजनीति कर रही मोदी सरकार। अब राजनीति करने के मतलब कर रहे हैं कि हमने पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जमीन पर एक भी अभी कोई ऐसा ना हो कि एक ऐसा काम न किए हो जिससे कि पाकिस्तान को लेस मात्र भी कोई कष्ट हुआ हो। और एक ध्यान भटकाने के लिए जनता का एक चुगुफा छोड़ दिए जाति जनगणना, ताकि जनता अब हमसे ना पूछे पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया। ठीक है अशोक भाई, आप चाहते हैं ठीक है अशोक भाई, आप जातिगत जनगणना की घोषणा से खुश नहीं है? आप घोषणा से खुश नहीं है अशोक जी? समाजवादी पार्टी जात की गिनती से खुश नहीं है क्या? हम खुश हैं। तेजस्वी तो लड्डू बांटे, लेकिन तेजस्वी तो पटाखे फोड़े, लड्डू बांटे। देखिए हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि अभी जो आपने भी कहा कि अभी जो माहौल है, आपने कहा ना कि अगर घर में शव पड़ी हो तो पहले हमें वो माहौल से बाहर निकलना होगा। अभी हमारे 27-28 लोग मारे गए अमिताभ जी, और अभी वो माहौल नहीं था जो राजनीति मोदी सरकार कर रही है। जो राजनीति अभी तो हमारे लोग जो मारे गए वहां पर। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा अशोक भाई, रुकना होगा अशोक भाई, अभी रुकना होगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा ना। जितने लोग राज भाई इस वक्त गौतम बुद्ध की भाव मुद्रा में हैं क्या और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि कल शाम को वो कह देते अभी इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा ना, मेरी प्रतिक्रिया केवल पाकिस्तान पर होगी? क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा? नहीं, उनने कहा देखो मैंने बोला था मैं कराऊंगा, सरकार मैं चला रहा हूं, मैंने करा दिया। अखिलेश जी ने ये कहा, तेजस्वी ने कहा लड्डू बांटो, आतिशबाजी करो। आतिशबाजी करने का टाइम था क्या? तेजस्वी यादव ने आतिशबाजी की, लड्डू बांटे, और फिर आप लोग कह रहे हो कि गलत फैसला कर दिया इस वक्त। आप सब लोग तो सड़क पर उतर आए श्रेय लेने के लिए और लड्डू बांट रहे हो। देश को यह नहीं दिख रहा है कि भारत राष्ट्रीय शोक में है और आप लड्डू बांट रहे हो, आतिशबाजी हो रही है पटना में, इंडिया अलायंस में। कैसे बात कर रहे हो? ये लड्डू बांटने का समय था? राज शर्मा जी, श्रेय लेने के लिए सब उतर आए कुर्ता समेट समेट के। क्या इतना दुख था तो कहते हम नहीं सुनेंगे, सब बाद में बात करेंगे, हम अभी फोकस पाकिस्तान पर रखेंगे। नहीं कह सकते थे? वो तो पूरे सिजरे में चले गए। राहुल जी पूरे आगे तक चले गए। वो कह रहे प्राइवेट सेक्टर में भी आज ही आरक्षण होना चाहिए। पाकिस्तान जो है ठीक है, लेकिन प्राइवेट आरक्षण तक वो चले गए। क्या शांति धारण नहीं कर सकते थे? जो आप कह रहे हो वो नहीं कह सकते थे राहुल गांधी? जो आपने बोला बात ही खत्म हो जाती। मैं दोनों हाथ ऐसे करके ताली बजाता उनके लिए। जो आपने बोला वो बोल देते। वो तो पूरा एक्शन प्लान बता दिया चुनावी। राज भाई देखिए दादा, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें मुझे आजकल पसंद नहीं आ रही है। मनसा वाचा कर्मा, इस पे समंजस बैठा ले, उसी किरदार को जीने का अधिकार है। किसने क्या नहीं कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, और मैं कई चैनलों में कह चुका हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी देश की सेना से बड़ी नहीं है। और अगर देश की सेना से बड़ी अपनी को दिखाने की कोशिश करेगी तो आप समझ लो कि देश को नेस्तामूद करने की साजिश रच रहे हो। मेरा बस छोटी सी बात है, मैं 2-3 सब्जी खाता हूं। मैंने एक सब्जी 2 रोटी, क्योंकि जीने के लिए मुझे चाहिए। अब आगा हूं, अगर मेरा जीवन अगर बिना रोटी के चलता तो मैं तब तक रोटी नहीं खाता भाई। जो कहता हूं उसे करता हूं, बस मेरी इतनी सी बात है। ये सरकार गिर नहीं रही थी, ये सरकार भी चल रही थी। और लीजिए मैं कहता हूं, इसे आप 6 महीने हर चीज रोक दो। 6 महीने 80 करोड़ लोगों को अनाज देना बंद कर दो, लेकिन याद रखो पाकिस्तान को नेस्तामूद कर दो, जिससे लोग कहें, आने वाली संतानें कहें कि कोई 56 इंच का प्रधानमंत्री था। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने प्रधानमंत्री को गलत समझता हूं। ठीक उसी तरह मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री राहुल एंड कंपनी, क्या ही मतलब? हिंदुस्तान में विश्व गुरु ऐसे बनेगा भाई?
और एक और बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, देखिए मैं इस बात में हंसी में भी कह देता आपसे, लेकिन आज मेरे हंसने की कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी आपका एक किरदार है, और उन लोग मारे गए, उन किरदारों की जो आत्मा है उसको शांति पहुंचाने के लिए आप लोग भी आप हो, आप बायस नहीं, आप सही बात करते हो, आप लोगों की पसंद हो। लेकिन एक और बात हूं, अब सरकार का पक्ष 5% भी मत लेना, पूछना नरेंद्र मोदी जी से। ठीक राज भाई, पूछना मैं आपकी साथ जी से पीड़ा के साथ हूं कि क्या बच्चों का बदला लोगे। रुकना होगा, मैं सुरेश जी के पास चलूं, लेकिन हम सब लोग राज जी की पीड़ा के साथ हैं, ये देश राज जी की पीड़ा के साथ है। ये मसला व्यक्तिगत है ही नहीं, ये राष्ट्र को चोट पहुंची है, राष्ट्र को घाव लगा है, और इसका प्रतिकार भी उतना ही बड़ा और व्यापक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, सत्ता रहेगी मिटेगी, आएगी जाएगी, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं। पत्थर पर लकीर खींचनी चाहिए, जो अमिट हो जाए, अजर हो जाए, अमर हो जाए लकीर, कि ऐसा दुस्साहस किया था तो हमने यूं ऐसा सबक सिखाया। 71 जैसा हो जाए और 71 से बड़ा हो जाए तो और अच्छा, नहीं तो 71 जैसा तो हो ही जाए। छोटी मोटी आतिशबाजी ठीक नहीं होगी, जो हो बड़ा हो, निर्णायक हो, दशकों तक पाकिस्तान की आत्मा पर उस चोट का असर रहे। सुरेश जी, फिर इसी विषय पर आना होगा, मजबूरी है कि क्या राजनीतिक विपक्षी दल ये नहीं कह सकते थे कि, एक मिनट सवाल सुन लो, ये नहीं कह सकते थे कि हम इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोई लड्डू नहीं बांटेंगे, कोई पटाखे नहीं फोड़ेंगे जात की गणना पर, हम इस बहस में नहीं उलझेंगे कि क्रेडिट मोदी को नहीं हमें दो, क्योंकि दुख का समय है। किसी ने ऐसा नहीं किया, सब क्रेडिट लेने कूद गए, कलफ लगे कपड़े पहन पहन के। सुरेश जी, अमिताभ जी, मैं मूल भावना पे आकर के फिर राज शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि विद्वानों ने ये कहा है कि भूमि छुड़न भैया मरण और कुलवंती नार, पुत्र बिछुआ होत हैं ये दारुण दुखचार, इनसे परे एक और दुख अचूक, सब दुख जाते सहे पर सही न जाती भूख। तो मनोबल के साथ उन नाते रिश्तेदारों को भी और सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं, मनोबल लेकर के अगली जिंदगी जिएंगे हम लोग बढ़िया तरीके से। लेकिन अमिताभ जी, जो आपने सवाल किया ये 100% सही है। हमने शुरू से विरोध किया है, हमने तो इस बात की चर्चा ही नहीं की, क्योंकि हमने तो जो चर्चा करनी थी इस देश में कर ली, साहब के समय पे कर ली, साहब ने कर ली, मैंने बहन जी ने कर ली, लेकिन लोगों ने नहीं मानी, तो वो तो हमारा वो ही नहीं रह गया था, वो तो श्रेय ऑटोमेटिकली जाता है। हमने श्रेय की बात कभी नहीं कही, और आपकी बात के साथ 100% सहमत है बसपा और हम भी कि ये मुद्दा, ये समय इस बात का नहीं है। अगर है तो उसमें कोई ना कोई मेरे चाचा का मारा गया है, कोई मेरा भाई का मारा गया है, कोई मेरी बिरादरी का है, कोई दूसरी का है, कोई तीसरी का है। मेरा भाई तो है, मूल भारतीय तो है, जिसकी जान गई है, तो पहले बदला लेना चाहिए। लेकिन मुझे डर लग रहा है, सही शब्द आपके हैं कि ये जो पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये दिमाग ध्यान भटकाव की स्कीम है। ठीक है सुरेश जी, ठीक है, और इसके अलावा इनके पास कुछ है भी नहीं। एक टेक्निकल बात, ठीक है सुरेश भाई, एक टेक्निकल बात, 30 जून तक कुछ नहीं हो सकता। 30 जून को जो लिमिट्स लगी हैं सीमाओं पर, वो फ्रीज हैं सीमाएं, वो हटेंगी, ओपन होगा ग्राउंड भारत का, ठीक। उसके 3 महीने 90 दिन बाद जनगणना शुरू हो सकती है, जल्दी से जल्दी, ठीक। तो 30 जून तक तो कुछ नहीं हो रहा था। हमसे मेरा मतलब सरकार, भारत पहले पाकिस्तान वाले एपिसोड को का समापन करके इस पे आ जाते। नहीं, 30 जून तो अभी तो काफी 2 महीने हैं, 2 महीने से ज्यादा वक्त है। नहीं,
आप 29 जून को भी फैसला करते तो भी 90 दिन बाद जनगणना हो सकती थी। अनुभव जी, देखिए अमिताभ जी, जहां तक जो वहां कांड हुआ जिसपे हम सभी लोग दुखी है, उसके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसमें जब विदेश की सरजमी पे जाकर आतंकी कैंप तबाह करे गए थे, तो आज जो यहाँ पर रोना रो रहे हैं, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि बड़ा चिंतित है, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक पे उनकी पार्टी प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी, और हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज जातीय जनगणना का जो विषय था, उस पर यदि सरकार की तरफ से कोई स्टेप उठाया गया है, वो भी एक बड़ा प्रश्न था, बड़ा विषय था, और उस पर ये सुनिश्चित करा गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इसकी जातीय जनगणना, क्या इस विषय पर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस श्रेय की लड़ाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर नहीं रह सकता था कि नहीं हम पाकिस्तान की बात करेंगे, ये सब बाद में देखेंगे? अशोक जी, अभी तो जनगणना हो नहीं रही कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी 1:30 बजे? अभी तो जनगणना हो नहीं रही ना, अभी तो सब कुछ 30 जून तक ठंडे बस्ते में है। फैसला आज करो चाहे कल करो चाहे परसों करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी जा सकती थी। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दूर नहीं रह सकता? आप ये बताइए, जिस सरकार के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, वो सरकार इतनी निर्लज्जता पूर्वक इस मार्मिक समय में, इस भावनात्मक समय में एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, वो निर्लज्जता किसी को नहीं दिख रही है, और आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दिए? आप देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, पीडीए आंदोलन के दबाव की वजह से ये सरकार बैकफुट पे आई है, और इसको खींच कर हम लोग धर्मांधता वाली पीछ पे खींच करके सामाजिक न्याय की पीछ पे लाए हैं। ठीक है अशोक भाई, समय कम है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी राज शर्मा से लूंगा। ठीक है अशोक भाई, श्रेय न छूटे, बाकी सब ठीक है, कष्ट दुख सब है, राष्ट्र के साथ है, लेकिन श्रेय की लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो गुडुआ श्रेय ले जाए और लल्लू छूट जाए, मुकेश श्रेय ले जाए और राजेश छूट जाए, बोले भागो रे क्लब का कुर्ता पहनो तुरंत जाओ श्रेय की लड़ाई में। ऐसा ना हो मोहल्ला लूट जाए, क्या बोले मिठाई बांटो, लड्डू बांटो, पटाखे छोड़ो, और जब टीवी वाले पूछे तो कहो हमें दुख बहुत है पाकिस्तान ने जो किया है, क्या, और इधर लड्डू भी चल रहा है। राज शर्मा जी, श्रेय की लड़ाई से बच रह नहीं सकते थे? जब अभी तो जनगणना होनी नहीं है, जब होनी होती तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। छोटा सा उत्तर, समय कम है मेरे पास। नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन चीजों से बचना चाहिए। आज मेरा देश बहुत संवेदनशीलता से गुजर रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चुपचाप को कोई दुख नहीं होगा। जैसे आप कभी कभी कहते हैं बाबू, तो मैं भी कहता हूं बाबू, 20 साल 25 साल के दरमियान में आपके घर का मामा चाचा का लड़का आतंकवादियों के द्वारा मरा होता ना, मेरी तरह आप भी रो रहे होते। और मैं आज कहता हूं, भगवान करे इन 10 सालों में आप जरूर रो। आपने कहा ना मेरे सामने रो रहे, अरे क्या हो, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आई एम ए कैपेबल पर्सन, आप मुझे नहीं समझ पाओगे। आपके सामने रोना, अरे लंगड़ी लूली सरकार के आगे रोना, जिसकी आत्मा मर गई, जिसकी आंखों का पानी सूख गया, क्या बोलोगे? अरे आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आपके यहाँ का कोई राज भाई को भी रोकूंगा, अनुभव भाई को भी रोकूंगा। राज शर्मा जी की जो पीड़ा है उसके साथ हम मन क्रम और वचन से खड़े हैं, आत्मा की अतल गहराइयों से खड़े हैं, उस पर कोई किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं। पूरा राष्ट्र खड़ा है। मैंने जैसे कहा था, राजनेता ही देश नहीं होते, राजनीतिक पार्टियां ही देश नहीं होती। देश बड़ी चीज है, देश खड़ा है, यकीन रखिए देश खड़ा है आपके साथ और खड़ा रहेगा। मैं फिर इसी विषय पर आऊंगा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में जो 46 लाख जातियां अचानक से प्रकट हुई थी लिखत पढ़त में, वो अब 6000 कैसे होंगी, और 50 लाख क्यों नहीं होंगी? और 50 लाख हो गई तो इससे बड़े मौकरी कुछ हो सकती है क्या? इससे बड़ा कोई प्रहसन हो सकता है कि विश्व के सामने? 46 लाख जातियां लिखत पढ़त में, भाई मजाक थोड़ी नहीं कर रहा हूं। किसी विद्वान ने नहीं बोला 46 लाख जातियां कहां से आ गई। जाति नहीं बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती है। जाति 46 लाख हो गई, किसी को पता ही नहीं लगा।
वो गलती, वो मैकेनिज्म बद भी सामने आए, तब बात हो कि अब की जो होगी जनगणना, जाति की गिनती, उसमें ये झंझट नहीं आएगा। क्या करिएगा? ये 46 लाख कैसे आई, इस पर तो कोई चिंतन करे। आगे इसका क्या असर होगा वो विषय बाद का है। अभी तो मूल प्रश्न है कि गिनती कैसे होगी, वो तरीका देश के सामने आए ताकि हम ये समझ पाएं कि गिनती ठीक होगी या कई हजार करोड़ रुपया मनमोहन सिंह के समय में पानी में चला गया और गिनती निकली वो ऐसी निकली जो किसी काम की नहीं। सरकारी बेहोश हो गई देख के गिनती, और कई हजार करोड़ रुपया डूब गया उसमें भारत का। नेताओं को तो झाल बजाना, उनकी सेहत में क्या फर्क है, उनकी जेब से थोड़ी जा रहा है। ऊंट इस करवट बैठे तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, उस करवट बैठे तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, और ना बैठे खड़ा रहे तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकनी। विषय ये नहीं, विषय ये कि जाति अगर है सच्चाई समाज में तो जाति की गिनती होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके पीछे मंशा साफ होनी चाहिए, मांग करने वालों की भी और गिनती कराने वालों की भी। मंशा देश को मजबूत करने की होनी चाहिए सबकी, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। अशोक जी ने कहा कि जिसके सरकार के ऊपर देश की जिम्मेदारी नहीं, ये अर्ध सत्य है। जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल है, उन सबकी जिम्मेदारी है देश के प्रति। आप भी चुनाव इसीलिए लड़ रहे हो ना कि सरकार हमको मिले बनाने को, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी? होगी ना। विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि देश कहीं से कमजोर ना हो, इस बात का ख्याल रहे। जाति की गिनती हो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं इसमें, लेकिन ईमानदारी से गिनती हो। गिनती के बाद उसमें ऐसा ना हो कि इतने छिद्र दिखाई दें कि गिनती की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाए, जैसा मनमोहन सिंह के समय में उठा था। 46 लाख जातियां, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था भारत की सरकार ने कि हुजूर हम नहीं समेट सकते ये रायता ना। अब रायता समेटने की कौन सी नई मशीन आप लेके आए हो, ये देश को बताइए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी